एक तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आवाज़ उठाई। मैंने उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जो सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहे थे, जो लोग प्रैक्टिकली जिन्होंने दुआएं मांगी हैं, जिन्होंने बाहर आकर बात की है इस बारे में। ये मैं दूसरी दफ़ा पकड़ा गया हूँ इस रजीम में, और जब इनका पहले रजीम था तो मैं 7 मरतबा नौकरी से निकाला गया था, तब ये गिरफ़्तार नहीं करते थे। दहशतगर्दी का पर्चा इन्होंने मेरे पे पहले भी दिया था, तो ये मुकदमात तो पहले भी होते थे लेकिन गिरफ़्तार पहले नहीं करते थे। इस मरतबा सहूलतकार भी इनके साथ हैं, तो इसलिए शायद इनका हौसला ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ना सिर्फ ये मुकदमात करते हैं बल्कि ये गिरफ़्तार भी करते हैं, और ना सिर्फ ये गिरफ़्तार करते हैं बल्कि जिसको ये गिरफ़्तार करते हैं उसको सबक भी सिखाते हैं। तो इन्होंने तजुर्बा यही किया और कोशिश यही की कि लोग बोलना छोड़ दें। बात असल में बात करने की है, अपने राइट को सरेंडर नहीं करना है, बस ये बात है। यानी मुझे जो ठीक लगता है वो मैं बात करूँगा, जो नहीं लगता वो मैं नहीं करूँगा, और न्यूट्रल रहने का गुनाह मेरे से नहीं होता। यानी मुझे नज़र आ रहा है कि ये मेरे लिए ये बड़ा आसान है। यानी मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं ये कहूँ जी मैं बैलेंस करना चाहता हूँ या मैं आज के बाद न्यूट्रल होना चाहता हूँ, तो ठीक है जी, ये वो जाने उनका काम, वो जाने उनका काम, और मैं बीच में से निकल जाऊँ। मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन मैं ये कर नहीं सकता। वजह यह है कि सही और गलत के बीच में आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। जहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है कि ये आदमी ठीक कह रहा है और ये आदमी गलत कह रहा है, तो वहाँ पे आपको फिर वो कहना पड़ेगा कि भाई ये ठीक है और ये गलत है। ये नहीं हो सकता कि आप सही को सही और गलत को गलत इसलिए ना कहें कि जी मैं इन दोनों के बीच में न्यूट्रल रहना चाहता हूँ। इसकी इजाज़त आपको आपका दीन भी नहीं देता, और इसकी इजाज़त आपको आपका ज़मीर भी नहीं देता। कभी पूछ कर देखें। यानी हम अपने बच्चों को ना शुरू से, हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हम थोड़ा सा ना मुनाफ़कत सिखाते हैं। उसी वक्त सिखाना शुरू कर देते हैं जब बच्चे से पूछते हैं बाबा अच्छे हैं या मम्मा। वो जिस वक्त वो बैलेंस करना शुरू, आपने देखा जो छोटा वाला होता है ना बहुत, वो फ़ौरन बताता है कि ये अच्छा है या ये अच्छी है, क्योंकि उसने उस वक्त तक सीखी नहीं होती। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम मुनाफ़कत सीखते हैं, फिर हम कहते हैं दोनों अच्छे हैं, हालांकि हमें दोनों में से एक अच्छा लग रहा होता है और एक कम अच्छा लग रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं दोनों अच्छे हैं। वो हमने सीख शुरू हो जाता है हमारा वो काम। हम झूठ बोलना सीखते हैं, मुनाफ़कत सीखते हैं, अपनी सोसाइटी के अंदर से ही सीखते हैं, झूठी तारीफ़ करना सीखते हैं। ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर आती हैं। फिर हम डरना सीख लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता, खौफज़दा होकर हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, मैंने नहीं किया, उसने किया होगा। इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो कुछ बनेगा। और इसी एटीट्यूड को जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आगे कैरी करते हैं तो ये नुकसानदेह होता है। ये चीज़ें लाइफ में पीछे छूट जानी चाहिए। जब आप इल्म हासिल करते हैं, किसी मुकाम पर पहुंचते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तब्दील हो जाती हैं। फिर आपको ये वाला एटीट्यूड जो चाइल्डिश है, इससे जान छुड़ानी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं तो न्यूट्रल हूँ या अम्मी अबू दोनों अच्छे हैं, नहीं। आपको फिर उसके बाद क्लैरिटी के, मैं वैसी मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूँ, क्लैरिटी के साथ आना पड़ेगा कि ये वाली बात ठीक है, ये वाली बात गलत है, और मैं ये वाली बात को गलत ही कहूँगा और ये वाली बात को ठीक ही कहूँगा। और अगर आपको लगता है कि ये वाली बात भी ठीक है तो फिर आप मुझे आर्गूमेंट के साथ कायल करें, ऐसे नहीं होगा। यानी मैंने उन लोगों से जो सहूलतकारी करते हैं, मैंने उनसे पूछा कि कोई करप्शन का केस है, नहीं जी नहीं है। कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, नहीं जी नहीं है। कोई मुल्क के साथ दुश्मनी की है, नहीं जी नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कोई बड़ा केस, कोई बड़ा स्कैंडल, कोई चीज़ तो लेकर आओ, नहीं है जी। मसला क्या जी, बात नहीं सुनता। तो भाई नहीं सुनता भाई, फिर अब इसका क्या करना है, नहीं सुनता, आप भी नहीं सुनते, वो भी नहीं सुनता, तो हम भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं कि नहीं सुनी जा रही बात, तो आप भी बर्दाश्त करेंगे नहीं सुनी जा रही बात। भाई एक आदमी के ऊपर जब कोई एलिगेशन नहीं है, ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो मैं उसके खिलाफ कैसे एक मुहिम का हिस्सा बन जाऊं। हमारे 95% मीडिया ने वही किया जो छोटे बच्चे करते हैं, वही किया। उसी तरह उन्होंने, ऐसा लगा कि वो डर गए, वो जो उनको कहा गया वो उसी तरह चलना शुरू हो गए। जानवर थोड़ी हैं, टेम एनिमल्स थोड़ी हैं कि आप कहेंगे इधर को मुड़ जाओ तो इधर मुड़ जाएंगे, उधर मुड़ जाओ तो उधर मुड़ जाएंगे, ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, जो चीज़ दिमाग में आती है उसके साथ हम बात करते हैं। एक रेड लाइन उस दौर में भी थी, यानी जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों पे जो जो टॉर्चर के वाक़यात हुए या किसी को 1 घंटे के लिए भी उठाया गया, तो हमने उसके ऊपर पूरा प्रोटेस्ट किया। मेरे आज भी बयानात मौजूद हैं, आप लोग लेकर जाइएगा, बेशक मैं आपको दे दूँगा।
कि कौन कौन सा सहाफ़ी जिससे मेरा बड़ा शदीद नज़रियाती इख्तलाफ है, जब उसके ऊपर अटैक हुआ या उसको ज़्यादती हुई तो हमने कितनी आवाज़ उठाई, लेकिन आज वो भी नहीं हो रहा। आज तो ऐसा लगता है हर मुखालिफ आवाज़ जिसको दबाया जाए उस पर खुशियाँ मनाई जाती हैं, उसे जो है वो इंजॉय किया जाता है। अब इस माहौल के अंदर हमारे पास जो बाकी बचा है ना दोस्तों, वो सिर्फ है बोलने का एक हक, बाकी तो सब कुछ छिन गया। फैसले आप कर नहीं सकते, राइट्स आपके हैं नहीं, इकॉनमी आपकी पूरी तरह तबाह हो गई है, फ्यूचर किसी को यहाँ नज़र नहीं आता, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। 8 लाख हमारे अच्छे लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूसली हमें दबाया जा रहा है और हमारे चांसेस कम किए जा रहे हैं आगे बढ़ने के। अब जब हम सब कुछ खो चुके हैं तो आखिरी चीज़ बची क्या है? बोलने का एक हक। अब वो छीनने की तैयारी हो रही है हमारी आखिरी चीज़ भी। देखिए, लोग भूखे रह लेते हैं, लोग बाद औक़ात तकालीफ भी सह लेते हैं, ज़्यादा टैक्सेस भी दे लेते हैं, लेकिन जब बात उनकी बात करने पे आए ना, उनके हुकूक के ऊपर आए, उनकी आज़ादी के ऊपर आए, तो फिर लोग रिएक्ट करते हैं। अरशद शरीफ भाई के बारे में, वो गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे, मैं भी कभी नहीं होना चाहता। मैं हमेशा आज़ाद रहना चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है गिरफ्तार होने का, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ हमेशा। लेकिन मैं आज़ाद मुल्क के अंदर आज़ाद रहना चाहता हूँ ना। ये तो नहीं हो सकता कि मेरा मुल्क जो है उसको जकड़ा हुआ हो और मैं यहाँ पे आज़ाद फिर रहा हूँ अपने उसी मुल्क के अंदर। यानी मैं खुला फिर रहा हूँ, जहाँ दिल कर रहा है जा रहा हूँ, गाड़ियों के अंदर बैठ के मौजे कर रहा हूँ, बड़े बड़े होटलों में जाकर खाने खा रहा हूँ, बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ तो सेट चल रही है और ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन इसके लिए अगर मेरा मुल्क आज़ाद नहीं है, वो जकड़ा हुआ है, तो वो मेरा सांस बंद होता है, मुझे घुटन होती है। बहुत सारे लोगों को नहीं होती होगी, मुझे इससे घुटन होती है। मैं ये कहता हूँ मेरा मुल्क आज़ाद होना चाहिए, मेरे ऊपर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो मैं सह लूँगा, कोई बात नहीं। दुनिया की नेशंस को देख लें, उनके मुल्कों को जाकर देख लें आप, जब बात उनकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी भी होती है वो फड्डा डाल देते हैं। अभी मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि कोरिया में अमेरिका मुखालिफ जज्बात उनके हैं, उन्होंने अमेरिकन गोश्त मंगवा लिया क्योंकि उनको गोश्त वहाँ बहुत महंगा है, गोश्त शायद वो उतना प्रोड्यूस नहीं करते, तो उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। अमेरिका से उन्होंने MOU साइन किया, उनके प्रेसिडेंट ने, वो उन्होंने वहाँ से गोश्त मंगवा लिया। और उन सारे लोगों ने कहा गोश्त नहीं खाना हमने, क्योंकि ये अमेरिका का गोश्त है। अच्छा। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, उन्होंने कहा नहीं खाएंगे हम। आपको पता उन्होंने कई दिन गोश्त नहीं खाया, उनकी हुकूमत ने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा हमें नहीं पता था कि आपके जज्बात हर्ट हो जाएंगे, और गोश्त को समंदर में फेंका, उसको मछलियों ने खाया। फिर वो गोश्त उन्होंने समंदर में फेंका। उन्होंने कहा गोश्त नहीं खाएंगे, आज़ादी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये होती हैं कौमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बोलने के राइट के ज़रिए से इसके ऊपर बात कर सकता हूँ। देखें, मुझे 10 मार्च को मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे साइफ़र के बारे में बताया। मुझे वो, जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे पूरा यकीन था कि इमरान खान साहब ऐसी जुर्रत नहीं कर पाएंगे कि अमेरिका को जवाब दें, क्योंकि आज तक कोई कर ही नहीं पाया था पाकिस्तान में। मुझे पूरा यकीन था ये कैसे करेगा, कोई नहीं कर सका। इमरान खान भी एक पॉलिटिशियन है, एक पाकिस्तानी है, गोश्त का बना हुआ आदमी है, वो नहीं कर पाएगा। इस यकीन के साथ कि वो नहीं कर पाएगा, मैंने फिर भी उससे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा खान साहब इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, अगर आपने इसका जवाब ना दिया तो मेरा बहुत बड़ा गिला होगा आपसे, वरना आपको मुझे ये बताना नहीं चाहिए था। अब मुझे क्योंकि ये पता चला है कि हमारी बेइज्जती की है अमेरिका ने, तो उनको जवाब ज़रूर दीजिएगा चाहे आपकी हुकूमत चली जाए। तो उन्होंने कहा मैं जवाब तो दूंगा। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जवाब ज़रूर दूंगा। जब मैं वहाँ से निकला तो मेरे साथ राणा साहब थे, वो उधर खड़े हुए हैं। मैंने गाड़ी में बैठ के राणा साहब को कहा, मैंने कहा राणा साहब अगर ये इमरान खान ने जवाब दिया ना तो इसकी हुकूमत रहेगी नहीं, लेकिन जवाब इसको देना चाहिए। अमेरिकन को भी पता चले कि हम भी इंसान हैं यार, हम भी जीते जागते लोग हैं, गुलाम भी नहीं, हम गुलाम नहीं हैं। अपने दिमाग से हम लोग सोचते हैं। और मैंने उस वक्त अपने आप से ये ऐसा लगता है, मुझे प्रॉमिस कि अगर इसने जवाब दिया और इसके साथ ज़्यादती की गई ना तो वो ज़्यादती नहीं होने देंगे। मैं उसके खिलाफ बोलूँगा, मैं उस ज़्यादती के खिलाफ बोलूँगा, ज़्यादती नहीं होने दूंगा अगर इसने जवाब दिया था। और उसने जवाब दे दिया। क्या बात, इमरान खान। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत अब मेरा
ना तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक है, बहुत सारे इख्तलाफात हैं मेरे, अभी भी हैं। आज बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे दिमाग में इनके एक नए अनाउंसमेंट को लेकर। कल मैंने एक इख्तलाफ किया कि आपको एपीसी में जाना चाहिए था जितने मर्जी बुरे हालात हों, क्योंकि वो एपीसी वो बज़ाहिर चले उनकी नीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो कह तो यही रहे हैं ना कि हम मुल्क के लिए बुला रहे हैं। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्योंकि अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ था कि भाई अगर ये इस पर डट गया और खड़ा हो गया और इसकी हुकूमत गिरा दी इन्होंने, तो और उसके बाद इसके साथ जो ज्यादती होगी या इसकी आवाज़ दबाने की जब कोशिश होगी, मैं वो आवाज़ सुनाऊंगा। क्या बात, मैं बतौर साफ़ी यही कर सकता हूँ ना। और फिर मैंने देखा कि 95% मीडिया भी उधर चला गया, वो सारे वही करना शुरू हो गए। मेरी ये सिर्फ मेरे मुल्क का मामला है, मेरा नहीं है। मेरा अपना मामला होगा, मैं बड़े आराम से सरेंडर कर दूंगा। मैं तो लड़ाई करने वाला बंदा ही नहीं हूँ, मैं तो झगड़े वाला बंदा ही नहीं हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग गवाह हैं, लेन देन के मामले में हमेशा मेरे घर वाले मुझे हमेशा से लेन देन के मामले में या कोई भी बात जब हो रही होती है, किसी चीज़ के ऊपर फैसला हो रहा तो मुझे उठा देते हैं। वो कहते हैं ये सारा कुछ छोड़ के उठ जाएगा। हमेशा यही होता है, हमेशा यही होता है कि जब भी कभी मैं बैठता हूँ तो मैं सारा कुछ हार के उठ जाता हूँ। मुझे उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अल्लाह ताला और देता है। लेकिन मामला ये है कि ये मामला मेरा नहीं है। मैं अपनी जगह पे रह के, मेरे मुल्क की लड़ाई है, मैं अपने तरीके से लड़ूंगा, और मुझे जहाँ लगेगा कि ये बात गलत हो रही है तो मैं उसको रोकने की कोशिश करूंगा। हाँ, ये मुझे बताएं कि जब आपका कभी मेरे साथ ज़ाती मामला हो तो मेरे पास चल के आए, देखें मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं अपना हक छोड़ता हूँ आपके हक में, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन जब मेरे मुल्क का मामला होगा, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा और 1 इंच आगे आने नहीं दूंगा। आपके साथ इंशाअल्लाह। ये मेरी गुजारिश है सिर्फ। और मेरी कोई इसमें मैं आप सबके सामने बैठा हूँ, इधर मेरे से बहुत ज़्यादा पहलवान है लोग, मैं बिल्कुल नॉर्मल आदमी हूँ। ये मुझे ट्रीट करते हैं हार्डकोर क्रिमिनल्स की तरह, ज़मीन पे सुला देते हैं, कभी बेल्टों से मारते हैं, कभी कुछ करते हैं। इधर मेरे घर के पीछे, ये दीवार के पीछे इन्होंने आदमी मारा है लाके। इधर ड्रोन ऊपर आते हैं, मेरे बच्चे पहले हम शुरू में देखते थे, अब तो पीछे पीछे भागते हैं जब ये ड्रोन लेकर आते हैं। इधर क्रेन भेज दी मेरा घर गिराने के लिए। ये मैं आम आदमी हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें ये मेरे साथ कर रहे हैं। तो क्या मैं इसलिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ कि मेरी कोई ज़ाती मामला है? मेरा तो कोई इसमें ज़ाती मामला नहीं है, मामला आप सबके मुल्क का है। हम सारों को यहाँ किसने बिठाया हुआ? हमारे मुल्क ने बिठाया हुआ। मेरा तो, मैं आप लोगों को जानता भी नहीं, आप लोग भी मुझे नहीं जानते। तो जो आप लोग मेरे पास मिलने के लिए आ गए या वहाँ सड़क पे आके खड़े हो गए, तो वो इस मुल्क के लिए आए ना। बिल्कुल ऐसे। तो ये मुल्क ने हमें जोड़ा हुआ है, इसने, इसका हम पे बड़ा एहसान है। अभी मुझे पता चल गया था 1.5 माह पहले कि मेरे ऊपर FIR है, और मैंने पता करवाया तो वो पता चला कि इन्होंने छुपाई हुई है। फिर हमने सोर्सेज से पता किया तो ये तो कंफर्म हो रहा था कि FIR, लेकिन किसी को नज़र नहीं आ रही थी। फिर हमने इनको लेटर लिखे 2 मरतबा कि जी वो दें FIR कहाँ है, इन्होंने नहीं दी। फिर हमने हाई कोर्ट से रुजू किया, हाई कोर्ट ने पूछा, इन्होंने उनको भी नहीं दी। ये तो अभी मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाऊंगा अदालत के खिलाफ, इनके खिलाफ, FIA के खिलाफ अदालत में इनके DG को भी बुलवाऊंगा, कोशिश करूंगा कि जनाब आप जवाब दें, बताएं आप मुझे, आपने क्यों झूठ बोला अदालत के अंदर। अदालत पूछे इनसे, इनके ऊपर कंटेम्प्ट फाइल करेंगे इंशाल्लाह, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करवाएंगे। सर आपको क्या लगता है, ये हुकूमत खुद डर रही है या डरा रही है? इन्होंने ये जो इसी एक बुनियाद के ऊपर ये फंस गए कल अदालत के अंदर, और जो अदलिया है वो हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन है, द लास्ट ऑप्शन इज जुडिशरी। मैं अल्लाह के भरोसे बोलता हूँ या अपनी अदलिया के बलबूते पे कि ये मेरे जजेस मेरे बोलने के हक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैं कोई लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा, किसी को गाली नहीं देता मैं। आप लोगों ने कभी मेरे मुंह से गाली सुनी है? आपने कभी ये सुना हो कि किसी की निजी ज़िंदगी का कोई स्कैंडल बाहर आया, मैंने उस पर कोई वीलॉग कर दिया हो? मुझे एक फ़ोन आया थोड़े दिन पहले, उस शख्स ने कहा सर मेरे पास 2014 से कुछ वीडियोस हैं और मैंने वो रखी हुई हैं और मैं अपने आप को बड़े ख़तरे में समझता था। नाउ दिस इज़ द टाइम कि मैं अब पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो मैं वीडियोस आपको दे देता हूँ। उन लोगों ने आप पे बड़ा जुल्म किया है जिनकी वो वीडियोस हैं। मैंने कहा वो कैसी वीडियोस हैं? कोई लूट मार कर रहे हैं उसमें, कोई साजिश कर रहे हैं, कोई इस तरह का? उसने कहा नहीं ये नहीं है, वो उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बड़ी अजीबोगरीब किस्म का वो कंटेंट है, वो वीडियोस हैं, तो वो आप ले लें। तो मैंने उस आदमी से ये कहा, और मैं सीरियसली आपको कह रहा हूँ क्योंकि मैं माइक से सामने बैठा हूँ, ये मेरी रोज़ी रोटी है, मैं यही काम करता हूँ। मैंने उससे कहा भाई आप इसको डिलीट कर दें,
आपने इसको 8 साल तक संभाल के रखा अपने बाद, आप इसको डिलीट कर दें। वो कहता है जी मैं आपको देना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके साथ इन्होंने बड़ी ज्यादती की है और बार बार की है, तो आप इसको अब ये बम फोड़ें आप। मैंने कहा भाई इसको डिलीट कर दे, तू इनके ऊपर पर्दा डाल दे, अल्लाह तेरे पे पर्दा डाल देगा। तो इस बात को लोग, मैंने आज तक किसी की निजी ज़िंदगी पे स्कैंडल्स आए, इन सारों के आए, बहुत सारे लोगों, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, मैंने कभी बात ही नहीं की। इमरान भाई बताइएगा हल क्या है इन सब का, जो भी मामला चल रहे हैं, सहाफ़ी हर दौर में पकड़ा जाता है, तो कोई प्रॉपर इसका हल तो होगा ना। देखिए सहाफ़ी पकड़े जाते हैं और सहाफ़ी जब भी पकड़ा जाता है वो बोलने पे पकड़ा जाता है। का क्या मतलब है, मुल्क में बोलना छोड़ दें? नहीं बोलना तो नहीं छोड़ सकते ना, वो ज़ोर से बोलना शुरू करो ताकि ज़्यादा सुनाई दे। आज़ादी सहाफ़त पर कब तक जुल्म होगा? ये होता रहेगा साहब, ये तो पूरी दुनिया के अंदर होता है और कवानीन भी बनाए जाते हैं ड्रैकोनियन टाइप के और तशद्दुद भी किया जाता है। फिर जो कुछ मुल्क जिन्होंने सीख लिया वो आगे निकल गए। आप गौर करें, जिन मुल्कों में सहाफ़ियों की हालत बेहतर है वो मुल्क भी बेहतर है, और जहाँ पे सहाफ़ियों की हालत बुरी है वो मुल्क भी ऐसे ही है। सर आप जब पकड़े गए हैं तो राय साकिब साहब ने बड़ा साथ दिया, आपके पीछे एयरपोर्ट तक गए, सबसे पहले वही थे जो उधर पहुंचे। तो मुझे एयरपोर्ट में पता चल गया था कि अब ये, मुझे एक और बड़ा मज़े का वाक़या हुआ, मैंने किसी को बताया नहीं अभी, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी। मैं गया तो एक दोस्त ने कहा सर मैं होता ना उस दिन जिस दिन आपको यहाँ पकड़ लिया था, मैं आपको निकाल देता। साथ ही उसके पासपोर्ट में वहाँ आ गया कि मैं, फिर मेरा नाम है, मैंने कहा निकाल आप। अच्छा वो ना उधर उसमें ना वो मैंने ट्वीट कर दिया था और फिर ट्विटर पे मैंने लोगों को, क्योंकि फास्टेस्ट वे है आजकल, उस पर मैंने बता दिया था। मैंने कहा मेरी गिरफ्तारी का पता तो चल जाए कि ये पकड़ना चाह रहे हैं। जब उन्होंने रोका तो मैंने उनसे पूछा, पहले भी मैंने यही पूछा था, मैंने कहा मुझे आप बताएं कि मैं क्या जा सकता हूँ या मुझे अब गिरफ़्तार किया जाएगा। तो पहले उन्होंने मुझे कहा था कि आप चले जाएं। मैंने कहा नहीं, आप पहले पूछ लें जो पुलिस है उनसे कि क्या वो मुझे इस केस में गिरफ़्तार करना चाहते हैं। तो उस वक्त वो ननकाना साहब का मुकदमा था जिसमें मुझे रोका था। तो ननकाना पुलिस को उन्होंने फ़ोन किया, उन्हें नींद आ रही थी, उन्होंने कहा हमने नहीं आना, इनको घर भेज दो। मैं घर चला गया। इस दफ़ा जब उन्होंने फिर रोका तो मैंने कहा जी आप पूछ लें किसका है, उनके FIA का। मैंने कहा उनसे पूछ लें कि मैं घर जाऊँ या मुझे गिरफ़्तार करना है तो फिर मैं इधर ही बैठा हूँ। मैं वो साथ ही एक उनकी जगह थी, वहाँ जाके बैठ गया। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे कहा जी वो आ रहे हैं, तो मैं समझ गया कि फिर वो अब गिरफ़्तार करेंगे। उन्होंने बेचारों ने काफ़ी टाइम लिया, वो कभी ऊपर राब्ते कर रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो फ़ैसला बड़ी मुश्किल से वो कर पाए कि गिरफ़्तार करना है या नहीं करना। जब वो आए तो मैंने कहा जी मुझे FIR दिखा दें। वो FIR लेकर आए, उन्होंने मुझे दिखाई, मैंने उसको पढ़ा तो मैंने कहा जी बिल्कुल ये मैंने कहा है, इसको मैं ओन करता हूँ। और फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी ये 24 घंटे नहीं टिकेगी अगर अदालत ने मुझे इंसाफ दिया तो। ये कैसे? मैंने कहा जी बहुत ही फजूल FIR आपने बनाई है, इसका 5 मिनट में पोस्टमार्टम हो जाएगा, ये किसी काबिल नहीं है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पे कोई आइन की, कानून की कोई एक भी दफ़ा लगती हो कि मैंने उसकी खिलाफवर्जी की है। तो लेट्स सी, मैं उनके साथ चला गया और उसके बाद फिर आपने देखा अदालत में जो हुआ, क्योंकि हमने पहले इनसे बार बार पूछा कि कोई FIR है तो बताएं। मैं उसको फेस करना चाहता था तभी तो पूछ रहा था। फिर मुझे एक और चीज़ पता चली जिसका मुझे काफ़ी दुख है, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई इस बात की। हम पिछले दिनों, आप सबको याद होगा, हम कर रहे थे फ्लड इफेक्टीज़ के लिए मदद कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही। लोग हमें पैसे भी दे जाते थे, लोग हमें सामान भी दे जाते थे। सैकड़ों ट्रक भर के हमने सामान के भिजवाए यहाँ से। कितने लोगों के हमने घर बनाए, बेशुमार सैकड़ों। वो घर सारे अभी बने हुए हैं, हमने नहीं बनाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए। बिल्कुल ऐसे ही। और लोगों ने बनाए हैं जिन्होंने उनको इमदाद भेजी थी। ये उस पर भी केस बनाने के चक्कर में थे बेशक कि कोई ऐसा चक्कर चलाओ इस पे केस बना दो। एक हद है, आप इस मुल्क में लोगों की मदद भी नहीं कर सकते। और मैं आज आप सबके सामने फ़ख्र से कह सकता हूँ कि उस सारी डोनेशन में सबसे बड़े डोनर मेरे अब्बू हैं। वाह माशाल्लाह। जितने लोगों ने डोनेशन की सबसे बड़े डोनर मेरे अब्बू हैं। मैं फ़ख्र से कहता हूँ इस बात को। और यानी फिर इस तरह का एलिगेशन, यानी इस मुल्क के अंदर अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के दोस्त हैं तो आप सही करें तो वो भी सही है, गलत करें तो वो भी सही है। लेकिन अगर इस मुल्क में आप एस्टेब्लिशमेंट के दोस्त नहीं हैं तो फिर आप मुल्क में रहते हुए भी आप गद्दार हैं। आप सही करें वो भी गलत है, आप गलत करें तो वो तो बहुत ही गलत है। तो ये इस तरह से इन्होंने, ऐसे तो नहीं मुल्क चलेगा, लोग यहाँ से भाग जाएंगे। और लोग, कल मुझे मेरे एक दोस्त हैं वो कह रहे थे, रात को रोने वाले हुए थे, कहते मेरी पूरी फैमिली कह रही है मैं पाकिस्तान छोड़ के अब चलें। और बेशुमार लोग पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं।
पैसे हमारे पास टोटल 3 अरब डॉलर रह गए हैं। इनको 16 अरब डॉलर से ज़्यादा दिए थे। सर वो तो चले जाएंगे, जो गरीब आवाम वो क्या करेगी, हमारे जैसे लोग जो। सर हम फिर स्यापा करेंगे और क्या करेंगे। सर फिर हमें उठा लिया तो फिर कौन बोलेगा? वो इमरान खान ने कहा है ना कि आप जेल भरो, सारे एक ही दफ़ा गिरफ्तार हो जाओ बजाय इसके कि बारी बारी गिरफ्तार होना है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि वकला कम्युनिटी, दो वकील जब अदालत कोर्ट रूम में जाते हैं तो ओपोनेंट वकील होते हैं, बाहर आते हैं तो फिर जफ्फी डालते हैं, हाथ मिलाते हैं। उनका एक अगर वकील है जिसकी इनकम लाख रुपए है, उसका मसला होता है तो उसमें 5 करोड़ जिसकी इनकम है वकील की मंथली, वो भी साथ खड़ा होता है, यानी कि उनकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखा जाता है कि साफ़ी गिरफ्तार हो गया है, वो जियो का है तो मैं बोल का हूँ, वो ARY का है तो मैं दुनिया का हूँ, या फिर वो देखा जाता है कि जी इसका थोड़ा सा झुकाव नून लीग की तरफ है। क्या सहाफ़ी कम्युनिटी अगर एक हो जाए तो ये सबसे पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी नहीं बन जाएगी? ये हो नहीं पाएगा, ये बहुत मुश्किल है। क्यों क्योंकि इतना हसद, स्टेट जो है ना, बुग़्ज़? देखें जो वकला काम करते हैं ना वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लॉ काम करते हैं। जो सहाफ़ी काम करते हैं ना वो अंडर द सेठ काम करते हैं। सही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोग और जो लोग स्टेट की छतरी के नीचे काम करते हैं उनकी इंडिपेंडेंस में फ़र्क होता है। ये मीडिया अब इस तरह का क्यों हो रहा है पता है आपको? ये सोशल मीडिया की वजह से। आप गौर कीजिएगा कि सोशल मीडिया में बहुत इत्तेफाक है बिल्कुल ऐसे ही। एज़ कम्पेयर टू सेठ का मीडिया। सेठ के मीडिया में अपने अपने मफादात हैं तो वो सब लोग तनख्वाहों के लिए काम करते हैं, तो उनके इख्तलाफात भी फिर मौजूद रहते हैं। फिर वो उनको आपस में लड़ा के और एक दूसरे से मुखालफत करके फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी आगे डिवाइड पैदा करती हैं, तो वो इसलिए इस तरह के बन जाते हैं। अब वकला भी अब आप देखें, कुछ PMLN के हैं, कुछ PTI के हैं, कुछ जो है पीपल्स पार्टी के हैं, सबके अपने अपने विंग भी हैं, उनकी डिक्लेयर्ड बॉडीज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद मुश्तरका मफाद में वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं।